सो वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम NISM रिसर्च एनालिस्ट एग्जामिनेशन का सेकंड चैप्टर यानी सेकंड लेक्चर कवर करेंगे, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटीज मार्केट। ऑलरेडी लेक्चर ऑन आ चुका है, अभी तक नहीं देखी तो प्लीज देख लो, क्योंकि वो लेक्चर देखने के पहले अगर ये वीडियो को देख रहे हो तो आपका जो लिंक है वो टूटने वाला है। इसलिए पहले लेक्चर नंबर 1 को देखो, उसको इन डिटेल समझो, फिर लेक्चर 2 को देख लेना। और वीडियो शुरू होने के पहले ही एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर आपके पास अभी बहुत अच्छा खासा फ्री टाइम है तो ये वीडियो को देखना शुरू करो, वरना अभी बंद कर दो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी होने वाली है। और एक भी कंसेप्ट को अगर मिस कर देते हो तो उसके रिगार्डिंग जब क्वेश्चन आएगा तो बड़े लेवल का कंफ्यूजन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कंसेप्ट है वो आपके फाइनेंस के बेस को एकदम स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो आपका बेस अगर पक्का है, बेस एकदम बहुत ही ज्यादा मजबूत हो गया, तो डेफिनेटली जो ऊपर बिल्डिंग बनेगी वो बहुत ही अच्छी होने वाली है। और ये जो PDF जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये अगेन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स को पढ़ लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फाइनली लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर 2, दैट इज इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटीज मार्केट। तो सबसे पहले सिक्योरिटीज मार्केट होता क्या है, तो उसके पहले हमें सिक्योरिटीज के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट तो आपको पता है मार्केट क्या है, अ प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस। यानी कोई भी ऐसी जगह जहां पर कोई किसी चीज को बेच रहा है और कोई बंदा किसी चीज को खरीद रहा है, उसे हम मार्केट बोलते हैं। तो मार्केट का मतलब तो हमें पता है, बचपन से हमने सिखाया, लेकिन ये सिक्योरिटीज क्या होता है? तो बेसिकली सिक्योरिटीज मतलब ऐसी चीज है जिसमें आप इन्वेस्ट करते हो। नाउ इट कुड बी एनीथिंग, स्टॉक्स हो सकता है, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, रियल एस्टेट, कोई भी ऐसी चीज जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उसको हम सिक्योरिटी बोलते हैं। तो ऐसा मार्केट जहां पर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ इन्वेस्टिंग गुड्स होते हैं, यानी ऐसी चीजें जहां पर कोई इन्वेस्टिंग प्रोडक्ट को सेल कर रहा है और कोई इन्वेस्टिंग प्रोडक्ट्स को खरीद रहा है, ऐसी जहां पर भी इन्वेस्टिंग प्रोडक्ट्स में बाइंग एंड सेलिंग होती है, उसे हम सिक्योरिटीज मार्केट बोलते हैं। दिस मार्केट एनेबल कंपनीज टू रेज कैपिटल एंड प्रोवाइड्स इन्वेस्टर्स अ प्लेटफॉर्म टू बाय एंड सेल दिस इंस्ट्रूमेंट्स, मेकिंग इट एसेंशियल टू द फाइनेंशियल इकोसिस्टम। कि आज हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो टोटली ये सिक्योरिटीज मार्केट पे डिपेंड है, क्योंकि इंडिया के अंदर जितना भी पैसा घूम रहा है, आप कोई भी लेवल पे कहां से भी पैसा जनरेट कर रहे हो, अल्टीमेटली तो वो स्टॉक मार्केट में आता है या फिर बॉन्ड मार्केट में आता है, जिसका मतलब है कि अल्टीमेटली वो सिक्योरिटीज मार्केट में आता है। इंडिया के अंदर जो भी मनी फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इंडिया के सिक्योरिटीज मार्केट में आकर घूमेगा और वहां से आगे जाएगा। तो ब्रॉडली देखोगे तो सिक्योरिटीज मार्केट, और इसका एक और नाम है फाइनेंशियल मार्केट, ये इसमें 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है इन्वेस्टर ऑफ द फंड, जो मार्केट को पैसा देगा, यानी बायर ऑफ द सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटीज खरीदता है, पैसा देता है। दूसरा होता है सेलर ऑफ द सिक्योरिटी, यानी कि बोरोवर, ऐसी कोई भी कंपनी, ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन जिसे पैसा चाहिए तो वो अपनी सिक्योरिटीज इशू करेगा, सिक्योरिटीज को देगा, उसके बदले में इन्वेस्टर से पैसा लेगा। तीसरा कंपोनेंट है इंटरमीडियरीज, यानी जो बीच के लोग होते हैं। अभी यहाँ पे इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट में बीच के लोग कौन है? द एक्सचेंज, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बायर के बीच में, सेलर के बीच में जो गैप है, ये गैप पे एक ब्रिज बन चुका है एक्सचेंज, क्योंकि एक्सचेंज के थ्रू ही सारा कुछ होता है। तो एक्सचेंज इज एन इंटरमीडियरी विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट। और चौथा मेन कंपोनेंट है रेगुलेटरी बॉडी। सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर जो भी एक्टिविटीज चल रही है, उनकी बाइंग एंड सेलिंग पे एक नजर बनाए रखा है, उनको रेगुलेट कर रहा है, तो वो रेगुलेटरी बॉडी होती है। इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट की रेगुलेटरी बॉडी कौन है? वो है सेबी, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ब्रॉडली देयर आर 4 मेन कंपोनेंट्स इनटू द इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट। सबसे पहला बायर ऑफ द सिक्योरिटी, यानी कि जो इन्वेस्टर है, फिर सेलर ऑफ द सिक्योरिटी, फिर इंटरमीडियरी यानी कि एक्सचेंजेस, और लास्ट में आ जाता है रेगुलेटरी बॉडी यानी सेबी। और ये जो टर्म है सिक्योरिटीज, ये डिफाइन किया गया इन द सेक्शन 2 सबसेक्शन H ऑफ द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, आपको इसके बारे में डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है। अब सिक्योरिटीज मैंने आपको पहले भी बताया कि डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, तो अब हर एक प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है, हर एक जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज है, उनको हम इन डिटेल जानना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स यानी हमारा कॉमन जो स्टॉक मार्केट में जाके आप स्टॉक खरीदते हो, वो इक्विटी शेयर्स में आता है। इक्विटी शेयर्स का मतलब है कि आप कंपनी के अब ओनर बन चुके हो, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। इसलिए कभी भी कंपनी जब बंद होती है ना, तो सबसे लास्ट में पैसा इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है, क्योंकि वो तो मालिक है ना। मालिक सबसे पहले खुद थोड़ी पैसा लेगा, पहले वो अपने जो बोरोवर्स है उनको पैसा देगा, और लास्ट में जो पैसा बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है। इसलिए रिसर्च करने के टाइम में आपको क्या बोलता हूँ कि हमेशा नेट प्रॉफिट पे देखो, नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। अगर कंपनी का वो नंबर अच्छा है, इसका मतलब इक्विटी शेयर होल्डर को बेनिफिट मिलने वाला है। और यहाँ पर हम ROE भी देखते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी। अब ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ रहा है तो ये वाली वीडियो को इन डिटेल देख लेना। स्टॉक रिसर्च किस तरह की जाती है, मैंने पूरे बिगिनर लेवल से एकदम एडवांस लेवल तक डिटेल में बताया है। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स यानी कि क्या? इक्विटी शेयर रिप्रेजेंट ओनरशिप इन अ कंपनी। शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू डिविडेंड्स एंड हैव वोटिंग राइट्स इन अ कंपनी। यानी एक बार आप कंपनी का शेयर खरीद लेते हो तो उससे आप कंपनी के वोटिंग राइट्स में शामिल हो जाते हो, आपको एक वोटिंग राइट दिया जाता है। कल को कंपनी कोई भी बड़ा डिसीजन लेगी ना, तो आपको मेल के थ्रू वो मैसेज करती है कैसा 100 and 100 डिसीजन हम लोग लेने वाले हैं, तो ये पर्टिकुलर डिसीजन में आपकी क्या राय है, वोट के थ्रू बताइए।
तो यानी कि आप कंपनी की मैनेजमेंट को भी हैंडल करने का पावर रखते हैं, क्योंकि आपको वोटिंग राइट मिल गया है। और साथ ही साथ आपको डिविडेंड्स भी मिलते हैं, यानी कंपनी कभी भी कोई अच्छा डिविडेंड देती है तो आपके पास जितने शेयर है उस हिसाब से आपको उतना डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में मिल जाता है। पर यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि कंपनी जब बंद होती है तो सबसे लास्ट पैसा भी इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है, और वही आगे लिखा है, दे रैंक लोअर इन क्लेम प्रायोरिटी इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन कंपेयर टू डेट होल्डर्स। डेट होल्डर्स क्या होते हैं, यानी कि जो डिबेंचर्स लेके रखते हैं, डिबेंचर्स वालों को गारंटी मिलती है कि उनका प्रिंसिपल उनको वापस मिलेगा, और साथ ही साथ जो इंटरेस्ट है वो भी फिक्स होता है। लेकिन इक्विटी होल्डर को ऐसा होता है क्या? नहीं होगा। अगर आप कंपनी का शेयर खरीदते हो, कल को कंपनी बंद हो गई तो आप जाके कुछ क्लेम नहीं कर सकते, पर यहाँ पे बेनिफिट भी उतना बड़ा है। अभी कंपनी कितना भी ज्यादा बड़ा प्रॉफिट बनाएगी तो भी डिबेंचर होल्डर को जो फिक्स इंटरेस्ट है वही मिलने वाला है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को तो जितना ज्यादा प्रॉफिट उतनी ज्यादा कमाई। तो अगर इक्विटी शेयर होल्डर के ड्रॉबैक्स है तो उसके बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा है। दूसरा आ जाता है डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स क्या होता है? डिबेंचर्स आर लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय कंपनीज टू बोरो मनी। यानी कंपनी को पैसा चाहिए तो कंपनी या तो डेट से पैसा रेज कर सकती है या तो इक्विटी से कर सकती है। इक्विटी यानी कि जैसे मैंने इसके पहले एग्जांपल दिया, आप कंपनी का शेयर खरीद लो तो वो इक्विटी शेयर होल्डर आप बन जाओगे। आप कंपनी का शेयर खरीदने के लिए जो भी पैसा दोगे वो पैसा कंपनी को मिल जाएगा और उसको वो एक सोर्स ऑफ कैपिटल है। तो वैसे ही वो डिबेंचर्स को इशू करके भी पैसा ले सकता है, पर डिबेंचर्स के केस में कंपनी को एक ऑब्लिगेशन हो जाता है। यानी समझो मैंने 10% वाले डिबेंचर्स दे दिए, तो अब मेरी कंपनी में जो भी बंदा अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा ना, समझो उसने ₹1,00,000 के डिबेंचर्स खरीदे, तो अब मुझे उससे हर साल 10% तो फिक्स देना ही है। और जब ये डिबेंचर का टर्म खत्म होगा ना, समझो मैंने 5 साल का डिबेंचर इशू किया है, तो वो मुझे ₹1,00,000 देगा। अब 5 साल तक मैं हर साल उसे 10% के हिसाब से, क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% है, तो 10% के हिसाब से हर साल मुझे उसे ₹10,000 पे करने। फिर भले ही मेरी कंपनी लॉस में जा रही हो या फिर मैं कितना एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट कमा रहा हूँ, उससे डिबेंचर होल्डर को मतलब नहीं है। मैंने उससे 10% पे पैसा लिया है, मुझे 5 साल तक हर साल उसे 10% के हिसाब से ₹10,000 देने, और 5वें साल में उसको उसके ₹1,00,000 भी रिटर्न करने हैं। इसलिए डेट इंस्ट्रूमेंट लगभग सेफ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको आपका कैपिटल भी मिलता है, साथ ही साथ हर साल इंटरेस्ट भी मिल रहा है। वहीं पर इक्विटी शेयर्स के केस में ऐसा नहीं होता। अगर कंपनी डूब गई तो आपका पैसा डूब जाएगा, लेकिन कंपनी ने बहुत अच्छा किया तो आपका पैसा 10 गुना 12 गुना भी हो जाएगा। अगला आता है बॉन्ड्स। अब बॉन्ड्स और डिबेंचर्स का जो कंसेप्ट है वो एकदम सेम है। डिबेंचर्स में हम क्या करते हैं, कंपनी पैसा लेगी, हर साल जो इंटरेस्ट है वो देगी, और जब मैच्योरिटी हो जाएगा यानी जब डिबेंचर्स का पीरियड खत्म हो जाएगा तो पैसा, वो जो डिबेंचर्स का स्टार्टिंग का ₹1,00,000 का पैसा है जो हमने एग्जांपल लिया था वो भी रिटर्न कर देगी। बॉन्ड्स भी सेम होता है, बस फर्क इतना याद रखो कि गवर्नमेंट ने जब डिबेंचर्स इशू किए तो उसको गवर्नमेंट बॉन्ड्स बोला जाता है, और जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है तो उसको डिबेंचर्स बोला जाता है। यानी दोनों चीजों का जो मतलब है, बॉन्ड्स का डिबेंचर्स का सेम है, दोनों का मैकेनिज्म सेम है, दोनों सेम तरह से काम करते हैं। लेकिन जब गवर्नमेंट इशू करेगी तो बॉन्ड के नाम से करेगी, और जब प्राइवेट सेक्टर इशू करेगा तो वो करेगा डिबेंचर्स के नाम से। अब यहाँ पे बहुत से लोगों के मन में सवाल आएगा कि भाई कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या होता है? तो कुछ नहीं, वो भी एक नया टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट है जो आपको मार्केटिंग करके बेचा जा रहा है। उसका भी जो कंसेप्ट है वो सिर्फ डिबेंचर जैसा होता है, यानी सिर्फ नाम नया है, जो काम है वही पुराना। यानी डिबेंचर जैसे फंक्शन करेंगे, लेकिन खाली नाम दे देंगे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, ये तीनों का मैकेनिज्म वर्किंग सेम है, खाली नाम अलग अलग है। गवर्नमेंट इशू करेगी तो बॉन्ड्स, कंपनी इशू करेगी तो डिबेंचर्स या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। फिर अगला आता है फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स। यानी बॉन्ड्स के केस में गवर्नमेंट क्या करती है, जब गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत है तो गवर्नमेंट बॉन्ड निकालेगी, बोलेगी कि आप मुझे अभी पैसे दे दो, और इसके हिसाब से जो 10 या 12% जो भी मैं इंटरेस्ट ऑफर कर रहा हूँ वो इंटरेस्ट भी आपको मिलेगा, और जैसे बॉन्ड का टर्म खत्म हो जाएगा तो आपको बॉन्ड के पैसे भी वापस मिल जाएंगे। तो ये गवर्नमेंट नॉर्मल लेवल पे करती है, और ये इंडियन रुपीज में होता है, तो ये नॉर्मल बॉन्ड्स है। लेकिन यही अगर फॉरेन करेंसी में होगा, डॉलर्स में होगा, तो फॉरेन करेंसी बॉन्ड हो जाएगा। मतलब क्या है, फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स आर बॉन्ड्स इशूड इन द करेंसी अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी ऑफ द इशूअर। यानी समझो इंडियन गवर्नमेंट है या फिर कोई इंडियन कंपनी है, कंपनी इशू करेगी तो फॉरेन करेंसी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इशू करेगी। तो समझो मुझे ₹1,00,000 का बॉन्ड इशू करना है, लेकिन अगर मुझे वो यूएस में करना है तो मैं $1,00,000 का नहीं करूंगा, $1,200 का बॉन्ड इशू करूंगा। तो $1,200 यानी कि ₹1,00,000। अब बहुत सी बड़ी कंपनी से करती है ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके भी बॉन्ड्स को इशू करके पैसा उठा सके। फिर आता है एक्सटर्नल और मसाला बॉन्ड्स। अभी जो एक्सटर्नल या फिर मसाला बॉन्ड्स एक ही नाम है। अब मसाला बॉन्ड्स पहले तो बहुत बड़े हाई फ्रीक्वेंसी में ट्रेड होते थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन अभी ये बहुत कम हो गए और लगभग बंद ही हो गए। लेकिन आप जान लो इसके बारे में, इसका मतलब यही है कि मसाला बॉन्ड्स आर रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशूड आउटसाइड इंडिया बाय इंडियन एंटिटीज। यानी इंडिया की कोई कंपनी है जिसको आउटसाइड इंडिया बॉन्ड तो इशू करना है, लेकिन यूएस डॉलर्स में नहीं करना, फॉरेन करेंसी में नहीं करना है, इंडियन रुपीज में ही करना है। तो ऐसा जब वो करेगा ना, यानी इधर बैठ के बाहर के लोगों से बॉन्ड के जरिए पैसा उठाएगा, लेकिन वो जो बॉन्ड का वैल्यू है, वो जो अमाउंट है, वो डॉलर्स में नहीं होगी, वो होगी इंडियन रुपीज में। तो ऐसा जब कोई भी कंपनी या कोई भी गवर्नमेंट करती है बाहर के लोगों के साथ, तो इसका मतलब है वो मसाला बॉन्ड या फिर एक्सटर्नल बॉन्ड को इशू कर रही है। अगला कंसेप्ट है वारंट्स का। वारंट क्या होता है, वो अरेस्ट वारंट है वो वाला वारंट नहीं। यहाँ पर वारंट एक सिक्योरिटी का नाम है
जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब वारंट का मतलब यही है कि कोई कंपनी जैसे डिबेंचर्स के थ्रू या फिर इक्विटी शेयर्स के थ्रू पैसा रेस करती है, तो कंपनी के वारंट के थ्रू भी पैसे को रेस कर सकती है। अब वारंट का मतलब यही है, समझो एक कंपनी का शेयर अगर 100 रुपए पे चल रहा है और उसको वारंट के थ्रू पैसा उठाना है, तो वो वारंट के थ्रू पैसा कैसे उठा सकती है? वो बोलेगी कोई भी इन्वेस्टर को कि जो हमारा शेयर है वो 100 रुपए का है ना, तो मैं आपको मेरा ही शेयर 80 रुपए में दे देता हूँ, आप ये मेरे कंपनी का जो वारंट पेपर है वो ले लो और मुझे पैसा दे दो। अब इसमें जो टर्म्स है वो थोड़े अलग होते हैं, लेकिन बेसिकली वारंट का मतलब यही है, वारंट गिव्स इन्वेस्टर्स द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय अ कंपनी स्टॉक एट अ स्पेसिफिक प्राइस बिफोर अ सेट एक्सपायरेशन डेट। यानी मैं एक वारंट इशू करूंगा और उसकी एक डेट निकालूंगा कि ये डेट के पहले जो भी हमारा स्टॉक खरीदेगा उसको स्टॉक डिस्काउंट पे मिलेगा। तो ये इन्वेस्टर के लिए तो बेनिफिट है ना, यानी एक 100 रुपए की चीज उसको 80 रुपए में मिल रही है। तो लॉन्ग टर्म में जब वो स्टॉक बढ़ेगा तो डेफिनेटली ऐसे इन्वेस्टर को तो बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। अब इसमें बहुत से रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं जिसको इन डिटेल स्टडी कर लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वारंट्स के बारे में एक और लिखा है कि दे आर ऑफन इशूड अलोंग साइड बॉन्ड्स और डिबेंचर्स एज एन एडेड इंसेंटिव फॉर इन्वेस्टर्स। यानी कभी कभी बॉन्ड्स और डिबेंचर इशू करने के साथ भी वारंट्स को इशू किया जाता है ताकि जो इन्वेस्टर है उसको एक एडेड एडवांटेज मिल जाए या फिर एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिल जाए। फिर आता है हम सबका फेवरेट एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस जो है इंडाइसेस, यानी कि द स्टॉक मार्केट इंडेक्स। इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट इंडेक्स में कैसे इन्वेस्ट करते हो? ईटीएफ के थ्रू। ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ईटीएफ क्या होता है? जैसे अभी निफ्टी 50 का ईटीएफ है जिसकी प्राइस 200 सवा 200 रुपए, आप अगर उसको खरीद लेते हो वो निफ्टी की टॉप 50 कंपनीज में इक्वली जाके इन्वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल जाके निफ्टी की जो टॉप 50 कंपनीज है उसमें एक एक जाके शेयर खरीदोगे तो भी बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे, लेकिन अगर आप ईटीएफ खरीद लोगे तो अल्टीमेटली आपका पैसा इन टॉप 50 कंपनीज में चले जाएगा। अब ईटीएफ इन्वेस्टिंग के रिटर्न्स ये नॉर्मल इंडेक्स के रिटर्न से ज्यादा कैसे होते हैं, इस पर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, प्लीज देख लेना। तो इंडेक्स इन्वेस्टिंग एक ही होती है कि आप जाके इंडेक्स में पैसा डालते हो, जैसे सेंसेक्स में पैसा डाल दिया, आप सबके ईटीएफ कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं उसमें जाके पैसा डालोगे तो अल्टीमेटली इंडेक्स के अंदर पैसा चले जाएगा। फिर अगला इंस्ट्रूमेंट है हमारा म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है? एक बड़ी एजेंसी खोलेगा म्यूचुअल फंड वाला, बहुत सारे लोगों से 2000, 10,000, 5,000, 20,000 ऐसा एसआईपी के थ्रू या फिर लमसम के थ्रू पैसा लेगा। वो पूरा पैसा उसके पास जमा होगा और फिर वो पैसा एक साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज के अंदर डालेगा, जहां पर हर साल वो 15 से 20% अपने इन्वेस्टर्स को दे देता है। और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में तो ये ऐसा प्रूवन है, ऐसा बहुत सालों से देखा गया है कि अगर लॉन्ग टर्म में कोई भी बंदा एक अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है तो डेफिनेटली वो बड़ी वेल्थ बना देता है। अब म्यूचुअल फंड कंपाउंडिंग लेवल्स पे तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो। तो यहाँ पे फाइनेंशियल वेल्थ को मैं अनलॉक कर रहा हूँ, आपको ऐसे ऐसे फाइनेंशियल हैक्स बताऊंगा ना जिससे आपका डेफिनेटली बहुत ही अच्छा पैसा बनने वाला है। फिर आता है ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ईटीएफ के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको पूरा जो अभी डिस्क्रिप्शन है वो दे दिया कि इंडेक्स के ईटीएफ होते हैं, ऐसे अलग अलग स्टॉक्स के भी ईटीएफ होते हैं, बास्केट ऑफ स्टॉक्स के ईटीएफ होते हैं। यानी समझो कोई अभी ग्रीन एनर्जी का ईटीएफ है तो उसमें वो ईटीएफ में कौन से स्टॉक्स होंगे जो ग्रीन एनर्जी पे काम करते हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी में काम करते हैं। तो अगर आप वो ईटीएफ में पैसा डालोगे तो वो सेक्टर यानी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जितने भी टॉप कंपनीज है उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। तो दिस इज द बेसिक पर्पज ऑफ ईटीएफ, यानी ये एक बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज होती है। अब जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था ना तो सबसे पहले मैंने ये ईटीएफ वाली वीडियो डाली थी और जो वीडियो स्टार्टिंग में अच्छी खासी चल भी गई थी। अगर वो वीडियो किसी ने देखी और आज वो बंदा ये वीडियो भी देख रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी विन हो जाएगी। अब देखते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। इक्विटी शेयर्स के बारे में आपने जाना कि कोई भी कंपनी का जगह शेयर खरीदोगे तो वो आपने इक्विटी शेयर खरीदा है, आप उस कंपनी की इक्विटी में मालिक बन चुके हो। अब प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? इनका भी जो फीचर है वो इक्विटी जैसा ही होगा, लेकिन इनको जो डिविडेंड है वो इक्विटी शेयर होल्डर से ज्यादा मिलता है और फिक्स्ड मिलता है। यानी हर साल कंपनी कुछ भी परफॉर्म करे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस डिविडेंड तो मिलेगा ही। और यहाँ पर जो रिटर्न्स है वो इक्विटी शेयर होल्डर से कम ही मिलते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर मैं कोई ज्यादा रिस्क लेके इक्विटी में जाके इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरा रिस्क बहुत ज्यादा हाई है, तो अगर मेरा रिस्क हाई है तो मेरा रिवॉर्ड भी हाई होना चाहिए ना। इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिस्क सबसे ज्यादा होता है और उनको जो पैसा मिलता है जब अगर कंपनी अच्छा कर गई तो उनका जब पैसा बनता है तो वो सबसे ज्यादा बनता है। भले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का भी अच्छा खासा पैसा बनता है, लेकिन जब आप कंपैरिजन करोगे ना तो इक्विटी शेयर होल्डर हमेशा आगे रहेगा क्योंकि उसने बड़ा वाला रिस्क उठाया है। तो प्रेफरेंस शेयर्स में इतना याद रखो कि इट इज अ टाइप ऑफ इक्विटी दैट ऑफर्स अ फिक्स्ड डिविडेंड एंड हैव प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर्स फॉर डिविडेंड्स एंड ड्यूरिंग लिक्विडेशन। यानी अगर कंपनी कल को बंद होने वाली है, कंपनी बर्बाद हो गई और कंपनी के पास 2 लाख रुपए बचे लास्ट में, तो वो 2 लाख में से भी पहले वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करेगा और फिर अगर कोई पैसा बच जाता है तो इक्विटी की जेब में जाने वाला है। वरना इक्विटी शेयर होल्डर्स को बोलेंगे चलो भागो भाई, कंपनी बर्बाद, तुम्हारा पैसा चला गया। लेकिन अगर कंपनी अच्छा कर गई, जब 99% में स्टॉक मार्केट में कंपनी अच्छा ही करती है, एक आधी कोई खराब कंपनी आ जाती है, वरना 99% ऑल कंपनीज डू वेरी गुड इन द लॉन्ग रन। तो अगर कंपनी अच्छा कर गई तो जो इक्विटी शेयर होल्डर है उसको बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। तो इक्विटी और प्रेफरेंस में यही डिफरेंस याद रखो
कि इक्विटी वाले को फिक्स डिविडेंड नहीं मिलता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक प्रेफरेंस दिया जाता है, एक अच्छा खासा, उसको क्या बोल सकते हैं हिंदी में, प्रेफरेंस को, कि उसको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, बहुत ही ज्यादा महत्व दिया जाता है एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर, और उसको डिविडेंड भी फिक्स मिलने वाला है। और जब कंपनी लिक्विडेट होने वाली है, कंपनी बंद होने वाली है, तो उसको इक्विटी शेयर होल्डर के पहले पैसा दिया जाएगा। अगला कंसेप्ट है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। हमने डिबेंचर्स के बारे में जाना, बॉन्ड्स के बारे में जाना। तो आपको डिबेंचर्स और बॉन्ड्स का मैंने क्या कंसेप्ट बताया। समझो मैं कंपनी हूँ, मैंने 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू किए, मुझे 1 लाख रुपए मिला। अब मैं हर साल डिबेंचर होल्डर को 10% देने वाला हूँ, तो मैं उसको हर साल 10% दूंगा। 5 सालों बाद जब डिबेंचर या फिर बॉन्ड का जो टर्म है वो खत्म हो जाएगा, तो मैं जो मेरा इन्वेस्टर है जिससे मैंने पैसे उठाए हैं, उसको उसका प्रिंसिपल वापस दे दूंगा। लेकिन प्रिंसिपल वापस देने के टाइम मैं उसको एक ऑप्शन दूंगा कि अगर मैं आपके ये जो डिबेंचर्स मेरे पास है 1 लाख रुपए, उसके बदले, वो पैसे देने के बदले आपको मेरी कंपनी के इक्विटी शेयर्स दे दूं तो चलेगा क्या? अगर वो हाँ बोलता है और मैं उसको पैसा रिटर्न करने के बजाय इक्विटी शेयर्स दे देता हूँ, तब मेरा जो डिबेंचर या फिर बॉन्ड है वो बन जाएगा कन्वर्टेबल डिबेंचर या फिर बॉन्ड। तो यहाँ पर मेरा जो इन्वेस्टर है उसको तो डबल बेनिफिट मिला ना। यानी पहले 5 सालों में जब तक बॉन्ड खत्म नहीं होता है, उसने 10-10% का इंटरेस्ट भी लिया, और जब कैपिटल रिटर्न करने की बारी आई तो मैंने उसको ऑप्शन दे दिया कि आप मेरे काम करो, इक्विटी शेयर्स ले लो मेरी कंपनी के, कैपिटल को मेरे पास ही रहने दो, क्योंकि इक्विटी शेयर्स आप सब जानते हो विद टाइम बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाले हैं। तो अगर मेरी कंपनी अच्छी है तो जो इन्वेस्टर है वो भी खुशी खुशी ले लेगा। तो ऐसा कोई भी डिबेंचर या फिर बॉन्ड जो आगे जाके इक्विटी शेयर्स या फिर प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है, तो उसको बोलते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या फिर बॉन्ड्स। अब जो आने वाले 4 इंस्ट्रूमेंट्स है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें कंफ्यूजन बड़े लेवल का होता है। तो हम कोई भी कंफ्यूजन की स्थिति नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल चारों को जानने वाले हैं। लेकिन अभी जो आपका फोकस है वो पूरी तरह यहाँ होना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी लेक्चर में बैठ रहे हो ना, सो एक पेन पेपर लेके बैठो, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट मैं बोलता हूँ वो लिख लो कहाँ पे। क्योंकि देखो, शॉर्ट नोट्स तो आपको डिस्क्रिप्शन से मिलने वाली है, वो मैं प्रोवाइड करूंगा। लेकिन जब आप खुद से कोई भी नोट्स बनाओगे ना, सो उसका बेनिफिट आपको सबसे ज्यादा होने वाला है, क्योंकि वो आपकी खुद की भाषा में होगा। और जब कोई भी सुनी हुई चीज को लिख दोगे तो वो मेमोरी में बहुत लंबे टाइम तक रहती है। तो पहला कंसेप्ट आता है आईडीआर्स का, यानी इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट्स। तो आईडीआर्स आर इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय फॉरेन कंपनीज इन इंडिया टू रेज फंड्स फ्रॉम इंडियन इन्वेस्टर। अब कोई बाहर की फॉरेन कंपनी जैसे टेस्ला है, टेस्ला को पैसा रेज करना है, और वो चाहता है कि इंडिया में से वो पैसा रेज करे, वो चाहता है कि इंडियन इन्वेस्टर्स उसकी कंपनी में पैसा डाले, तो वो आईडीआर इशू करेगा, यानी इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट। टेस्ला के नाम का एक आईडीआर बनाएगा, उसको इंडियन मार्केट में फ्लोट करेगा, और लोगों को बोलेगा, इंडियन इन्वेस्टर्स को बोलेगा कि आपको अगर मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आईडीआर के थ्रू इन्वेस्ट करो। जैसे इंडियन पब्लिक जाके टेस्ला की कंपनी में इन्वेस्ट करेगी तो उनको आईडीआर मिल जाएगा, और वो जो डॉक्यूमेंट मिलता है ना, उसको इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट बोला जाता है। ऐसे ही जीडीआर्स भी होते हैं, यानी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स। जीडीआर्स आर सर्टिफिकेट इशूड बाय अ बैंक that represent shares in a foreign company. They allow companies to raise capital in international markets and the shares are held in deposit by a custodian bank. अब आईडीआर के केस में क्या था, कंपनी खुद इंडिया में आई और उसने अपना इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट इशू किया और नॉर्मल पब्लिक से पैसा उठाया। जीडीआर्स में कंपनी क्या करेगी, फॉरेन कंपनी इंडिया में तो आएगी, लेकिन वो इंडियन बैंक को पकड़ेगी और बैंक के थ्रू जो पैसा है वो इशू करने का प्रोसेस चालू करेगी। यानी अब जो हम इन्वेस्टर्स है ना, वो फॉरेन कंपनी में बैंक के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे। तो जब बैंक को हम पैसा देंगे और फिर वो बैंक, वो जो फॉरेन कंपनी है उसका अकाउंट उसके पास है, तो उस फॉरेन कंपनी के जीडीआर यानी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स अपने इन्वेस्टर्स को देगी। यानी आईडीआर्स के केस में देयर आर ओनली 2 कंपनीज, जो इशू कर रहा है वो जो इशूइंग कंपनी है, एंड सेकंड इज द इन्वेस्टर। बट जीडीआर्स के केस में 3 पार्टीज, जो फॉरेन कंपनी है वो बैंक में बोलेगी कि मेरे जीडीआर्स इशू करो, बैंक हम नॉर्मल पब्लिक से पैसा उठाएगी और उस इन्वेस्टर को देगी। सो देयर आर 3 पार्टीज, एक इशूइंग कंपनी जो अपने सिक्योरिटीज को इशू करना चाहता है, पैसा उठाना चाहता है, एक जो बैंक है जो उसको ये करने में मदद कर रही है, यानी बैंक इज अ चैनल, और तीसरे यानी हम इन्वेस्टर्स, हम बैंक को पैसा देंगे, बैंक उसको देगी। तो दिस इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट। और ये जो भी शेयर्स है, सिक्योरिटीज है ना, ये उस बैंक के कस्टोडियन के पास होगी, यानी ये कंपनी के खुद के पास भी नहीं। जो सिक्योरिटीज है दैट आर सेफगार्डेड विद द कस्टोडियन ऑफ द बैंक। सो अगर सेफ्टी के मामले में देखोगे ना, सो आईडीआर से ज्यादा सेफ जीडीआर होता है, क्योंकि जीडीआर में इंडियन बैंक खुद इन्वॉल्व है। और एडीआर यानी अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट्स। अब इसका मतलब क्या है, हमारी कोई भी कंपनी जो यूएस के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है तो वो हमारा एडीआर बन जाता है। ऐसी बहुत सी कंपनीज है, इन्फोसिस का एडीआर है, अभी इन्फोसिस तो इंडियन कंपनी है लेकिन वो यूएस स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड है, तो उनका एडीआर है। महिंद्रा का एडीआर है, तो सबसे जो फेमस एचडीएफसी बैंक का एडीआर है। एचडीएफसी बैंक प्राइवेट सेक्टर में इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, लेकिन वो यूएस के स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड है, तो वहां पे भी जाके हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड द एचडीएफसी बैंक एडीआर, यानी अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट। तो यही डिफरेंस होता है आईडीआर, जीडीआर और एडीआर के बीच में। इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होना, इसको एग्जाम में जाने के पहले एक बार पढ़ जरूर लेना, क्योंकि मुझे एग्जाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चन आए थे
और मैं तो भी कंफ्यूज हुआ था। फिर अगला इंस्ट्रूमेंट आता है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। अभी ये एफसीसीबी जो ये टर्मिनोलॉजी एफसीसीबी, ये एक्रोनिम को याद रखना है, इसका फुल फॉर्म है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। ये होता क्या है? दिस आर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशूड इन अ फॉरेन करेंसी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ द इशूइंग कंपनी। हमने देखो बॉन्ड्स के बारे में देखा, फिर कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के बारे में देखा, अब हमने फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स के बारे में भी देखा। यानी अगर मैं कोई भी बॉन्ड इशू कर रहा हूँ तो वो मैं रुपीज में इशू नहीं करूंगा, डॉलर्स में इशू करूंगा, तो मेरा फॉरेन करेंसी बॉन्ड हो जाएगा, ताकि मैं वर्ल्ड वाइड कहां से भी पैसा उठा सकूं, क्योंकि डॉलर ये अब इंटरनेशनल करेंसी है ना, ये हर देश में चलती है। तो वैसे ही जब मैं मेरा फॉरेन करेंसी बॉन्ड को उसकी मैच्योरिटी आने पर इक्विटी शेयर्स या फिर प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट कर दूंगा, तो वो मेरा क्या बन जाएगा? फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। मेरा जो फॉरेन करेंसी बॉन्ड था वो मैंने कन्वर्ट कर दिया इनटू द इक्विटी या फिर प्रेफरेंस शेयर, तो मेरा वो हो गया फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। मैंने वो बॉन्ड को कन्वर्ट कर दिया ना। अगला कंसेप्ट है इक्विटी लिंक डिबेंचर्स का, यानी ऐसे डिबेंचर्स जिसमें इक्विटी का लिंक है, दैट इज इक्विटी लिंक डिबेंचर्स। मतलब क्या है? इक्विटी लिंक डिबेंचर्स आर स्ट्रक्चर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स where the returns are linked to the performance of a particular equity or stock. They offer exposure to equity market with the fixed income component. इसका मतलब सिंपली ये है, डिबेंचर्स के अंदर क्या होगा, आप जो भी पैसा कंपनी को देते हो उस पर आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट पर एनम मिलता है, लेकिन यहाँ पे एक हाइब्रिड जैसा हो जाएगा। जैसे आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट तो मिलेगा, लेकिन समझो अगर 10% मिलने वाला है ना, तो वहां पे फिक्स्ड 5% मिलेगा, और जो बचा हुआ 5% है ना, वो डिपेंड करेगा कंपनी की इक्विटी शेयर्स के ऊपर, क्योंकि इस डिबेंचर्स में इक्विटी शेयर्स का भी जो लिंक है वो बहुत बड़ा होता है। यानी यहाँ पे आपको डिबेंचर्स का फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलने वाला है, वो कुछ परसेंटेज मिलेगा। जैसे 10% अगर कंपनी देने वाली है ना, तो 5% तो फिक्स मिलने वाला है, लेकिन जो बचा हुआ 5% है ना, वो डिपेंड करेगा कि किस तरह इक्विटी शेयर परफॉर्म कर रहा है। समझो कोई साल इक्विटी शेयर्स ने 10-12% का रिटर्न दे दिया, तो आपको 10-12% भी मिल सकते हैं, या फिर कोई साल में इक्विटी शेयर्स नीचे चला गया, तो आपको जो फिक्स्ड 5% मिल रहा है वही मिलेगा, ऊपर का 5% नहीं मिलने वाला। तो बहुत से लोग ये हाई रिस्क वाले डिबेंचर्स लेते हैं ताकि उनका अच्छा खासा पैसा बने, क्योंकि अगर कंपनी अच्छी है, कंपनी अच्छे खासे रेट से ग्रो कर रही है, तो ऐसी कंपनी जनरली 10 से 12% तो कोई भी हालत में दे ही देती है। और कोई अच्छे साल में जब कंपनी का पीक आता है, तो ऐसी कंपनी 15-20% भी दे देती है, तो डिबेंचर्स में ये बेनिफिट मिलता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये डिबेंचर्स उतने ज्यादा रिस्की भी है, क्योंकि अगर कोई साल में इक्विटी ने खराब परफॉर्म किया, कोई मार्केट में क्रैश आ गया, तो आपके रिटर्न्स बहुत ही नीचे जाने वाले। फिर सेम आते हैं कमोडिटी लिंक डिबेंचर्स, ऐसे डिबेंचर्स जो कमोडिटी से लिंक्ड है। अब कमोडिटीज मार्केट भी होता है, यहाँ पर गोल्ड में ट्रेडिंग होती है, सिल्वर में, जितने भी प्रेशियस मेटल्स है वो सब में ट्रेडिंग होती है। तो ऐसे कोई भी डिबेंचर जिसका लिंकेज कमोडिटी से, दैट बिकम्स कमोडिटी लिंक डिबेंचर्स। यानी दिस डिबेंचर्स ऑफर रिटर्न्स दैट आर लिंक्ड टू द प्राइस ऑफ स्पेसिफिक कमोडिटी। समझो आपका डिबेंचर लिंक्ड है गोल्ड कमोडिटी से, तो गोल्ड जितना रिटर्न देगा ना, उतना आपको डिबेंचर में रिटर्न मिलने वाला है। समझो हर साल गोल्ड 7-8% से ग्रो हो रहा है, तो आपको आपके डिबेंचर पे 7-8% मिलने वाला है। समझो कोई साल गोल्ड 20% से ग्रो हो गया, तो आपको आपके डिबेंचर पे 20% मिलेगा। तो बहुत से जो बड़े इन्वेस्टर है, जिनका फ्यूचर एनालिसिस बहुत ही स्ट्रांग है, जिन्होंने रिसर्च एनालिस्ट की पढ़ाई बहुत अच्छे लेवल पे की है, उनको पहले से पता होता है कि कौन सा मेटल है जो आने वाले 6 महीने में बहुत ही स्काई रॉकेट होने वाला है। तो वो 6 महीने पहले ही उस पर्टिकुलर चीज में तो इन्वेस्ट कर ही देते, साथ ही साथ उस कमोडिटी से लिंक्ड में जो डिबेंचर आता है ना, उसको भी हेवी क्वांटिटी में खरीदते हैं। जो प्रेशियस मेटल है, जब वो बढ़ेगा उसमें भी इनको प्रॉफिट होता है, और डिबेंचर्स का भी हाई इंटरेस्ट मिलते जाता है। सो इट इज अ विन विन सिचुएशन। तो ये विद टाइम आप भी करने वाले हो, मैं भी करने वाला हूँ, लेकिन ये कब होगा? जब हम रिसर्च और एनालिसिस दोनों चीज में मास्टर हो जाएंगे और हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि न्यू लेवल पे कोई भी ये सब नहीं कर सकता है, ये विद प्रॉपर एक्सपीरियंस होने वाला है। फिर आते हैं अगले 2 टाइप की सिक्योरिटीज, जो है एमबीएस और एबीएस। एमबीएस स्टैंड्स फॉर मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज, एबीएस स्टैंड्स फॉर एसेट बैक सिक्योरिटीज। इन डिटेल जानते हैं। एमबीएस में कंपनी पैसा कैसे उठाती है। यहाँ पे आपका जो भी पैसा कंपनी लेगी ना, उसके बदले में आपको एक मॉर्गेज सिक्योरिटी देंगी। यहाँ पे कंपनीज आपसे जो भी पैसा उठाएगी, उस पैसा उठाने के पीछे कंपनी के पास होगा एक मॉर्गेज। समझो मैं कंपनी हूँ और मैंने कोई भी मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी को इशू किया, तो मैंने आपसे 1 लाख रुपए ले लिए, या फिर जो भी पैसा है मेरा, समझो मैं 2 लाख के मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज के जो पेपर है वो इशू कर रहा हूँ, तो आप मुझे 2 लाख रुपए दे दोगे। अब उसमें मैं आपको 10% हर साल दूंगा, यानी हर साल आपको 20,000 मिलने वाला है। अभी अगर कोई साल में मैं आपको इंटरेस्ट नहीं पे कर पाया, समझो मेरी कंपनी बहुत ही लॉस में चली गई और मैं आपको इंटरेस्ट पे ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो ऐसे केस में जो मॉर्गेज जिससे ये सिक्योरिटी को बैक किया गया है, इसलिए इसका नाम है मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज। जो सिक्योरिटी में इशू कर रहा हूँ ना, उसके पीछे इसको बैक किया है मॉर्गेज ने। तो वो जो मॉर्गेज है, जो वो चीज है, जैसे आप होम लोन लेने जाते हो, तो होम लोन में आप क्या मॉर्गेज रखते हो? आपका घर। आप वो घर को बैंक के पास मॉर्गेज रखते हो और उसके बदले में लोन उठाते हो, और जैसे आप अपना होम लोन को कंप्लीट करते हो, आपको जो घर के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो बैंक लाके दे देती है। अब इसमें क्या है, ओनरशिप तो आपकी होती है, घर आपके नाम पे, लेकिन वो घर बैंक के पास होता है। आप इसको कल को जाके बेच नहीं सकते। जब आपको घर को बेचना है तो पहले आपको होम लोन क्लियर करना होगा,
तो दिस इज द मॉर्गेज। मॉर्गेज का कंसेप्ट आपको समझा। तो ऐसे ही अगर कोई साल में मैंने जो सिक्योरिटी इशू की है वो मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज पे मैं इंटरेस्ट का जो ऑब्लिगेशन है फुलफिल नहीं कर पा रहा हूँ, तो इन्वेस्टर के पास ये पूरा राइट है कि जो मॉर्गेज है उसको जाके वो बेच सकता है और अपना पैसा चुकता करवा सकता है। अब बेसिकली बैंक ये सब बड़े लेवल पे करती है। मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज, एसेट बैक सिक्योरिटीज, ये इन डिटेल कैसे फंक्शन करता है ये बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। जब इसको हम इन डिटेल सीखेंगे ना तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप एमबीएस और एबीएस पे डिटेल वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में एमबीएस या फिर एबीएस लिख दो, मैं डेफिनेटली एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और ये वीडियो मैं आपको गारंटी करता हूँ बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। क्योंकि बैंक जिस तरह फंक्शन करती है और आपके पैसे आपको घुमाती है वो जान लेना बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यही एमबीएस का कंसेप्ट होता है। यानी अगर कोई साल में इन्वेस्टर का पैसा नहीं मैं दे पा रहा हूँ तो इन्वेस्टर को यह हक है कि मॉर्गेज को बेच के वो अपना पैसा चुकता कर ले। सेम एबीएस में भी होता है, एसेट बैक सिक्योरिटीज में। लेकिन मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज में मेरे पास जो मॉर्गेज है ना वो बेसिकली होम लोन्स की इनकम होती है। यानी बैंक के पास जो भी होम लोन के थ्रू पैसा आ रहा है ना वो पैसा इन्वेस्टर ले लेगा अपना पैसा चुकता कराने के लिए। लेकिन एबीएस में क्या होगा, होम लोन्स एज अ मॉर्गेज नहीं रखा जाएगा। एबीएस के केस में जो सिक्योरिटी है उसको बैक करता है कोई भी एसेट, जो एसेट के अंदर आ जाते हैं ऑटो लोन्स, स्टूडेंट लोन या फिर क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स। कंपनी क्रेडिट कार्ड को बेच के या फिर क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट से जो भी पैसा कमाएगी वो पैसा एज एसेट रखा जाता है और उस एसेट को एज अ सिक्योरिटी बनाकर मार्केट में इशू किया जाता है। दिस इज हाउ द इकोनॉमी फंक्शंस, दिस इज हाउ द बैंक फंक्शंस। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आता है इनविट्स और रिट्स का। रिट्स यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इनविट्स यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। रिट्स और इनविट्स ये एकदम लेटेस्ट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है। या आप कोई भी नॉर्मल बैंक के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर आजकल तो जीरोधा ने भी इसका फीचर लिया है, आप जीरोधा के थ्रू रिट्स या फिर इनविट्स में पैसा डाल सकते हो। अब ये होता क्या है, तो रिट्स यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो यहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस किस तरह पैसा रेस करेंगे, एक फंड बनाएंगे बाय द नेम रिट्स यानी रिट्स फंड। अब उसमें लोग जाके जब इन्वेस्ट करेंगे तो वो पैसा कंपनी के पास आने वाला है। तो ऐसा एक ने किया, 10 ने किया, 100 ने किया, 1000 ने, ऐसा जब लाखों लोग वो रिट्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी के पास बहुत ही बड़ा पैसा आएगा क्योंकि सब अपनी कैपेबिलिटी के साथ करेंगे ना। समझो कोई बंदा है जिसने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए, किसी ने 1 लाख किए, किसी ने 10 करोड़ किए, किसी ने 100 करोड़ किए, किसी ने 1000 करोड़ किए। ऐसे इतने पैसे जब वो रिट्स फंड में आ जाएंगे तो उससे जो इंस्टीट्यूशन है वो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करेगा, फिर वो प्रॉपर्टी को रेंट में देगा और वो रेंटल इनकम जो आएगी उससे इन्वेस्टर्स को पे बैक करेगा। यानी एज एन इन्वेस्टर रिट्स फंड में आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, रेंटल इनकम। जो पैसा आपने दिया है उससे कंपनी प्रॉपर्टीज खरीदेगी, वो प्रॉपर्टीज को बेच के या फिर वो प्रॉपर्टीज को रेंट पे चढ़ा के जो पैसे आएंगे वो पैसा आपका रिटर्न होने वाला। तो ये बहुत ही एक फैसिनेटिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे ऑफ इन्वेस्टिंग है जिसमें डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा बनेगा। लेकिन यहाँ पे आपका व्यू लॉन्ग टर्म होना चाहिए क्योंकि जब कंपनी को पैसा मिलेगा फिर वो बिल्डिंग बनाएगी, वो बिल्डिंग को रेंट पे डालेगी, बिल्डिंग को बेचेगी, ये सब में टाइम जाता है। लेकिन ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जिसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना है उसके लिए रिट्स एंड इनविट्स वन ऑफ द बेस्ट होता है। तो रिट्स के बारे में जान लिया, रियल एस्टेट के बारे में। इनविट्स होता है इंफ्रास्ट्रक्चर के फंड्स। यानी समझो एक इंस्टीट्यूशन है, अभी अडानी ग्रुप है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का सब संभालता है, तो उसने इनविट्स फंड निकाल दिया। वो नॉर्मल पब्लिक से पैसा उठाएगा, वो जितने भी पैसे उसके पास आएंगे उससे वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो भी ब्रिजेस है, जो डैम्स है या फिर कोई एयरपोर्ट बना रहा है उससे जो भी रेवेन्यू आएगा वो रेवेन्यू उस कंपनी के इन्वेस्टर्स में बढ़ जाएगा। सो एज एन इन्वेस्टर इनविट्स फंड में जो सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया है वो बेच के या फिर वो जो बिजनेस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस करके जो इनकम जनरेट होगी वो इनकम बांटी जाएगी टू द इनविट्स शेयर होल्डर्स। तो ये था रिट्स और इनविट्स का एक ओवरव्यू कंसेप्ट। तो टोटल अब तक हमने 20 सिक्योरिटीज या फिर 20 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जाना जहां पर एक इन्वेस्टर जाके इन्वेस्ट कर सकता है। और ये सारे जितने भी हमने 20 के 20 जो हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है वो सब इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए और इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट को बहुत ही ज्यादा डेवलप करने में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब ये 20 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा और 5 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बाकी है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा इजी है और मैंने शॉर्ट नोट्स जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए है ना उसमें इन डिटेल उनको भी बताया हुआ है। और वो क्या है, कमोडिटीज है, कमोडिटी ETF है, प्रेशियस मेटल्स है, फिर मैनेज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है और वेयर हाउस एसेट्स है। तो ये पांचों को आप जब पढ़ोगे ना आपको पढ़ते समझने वाला है। तो भी कोई भी डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ लेना या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आई विल डेफिनेटली आंसर। तो अब देखो ये जो अभी तक जितना भी हमने कवर किया ना लेक्चर 2 में, ये लेक्चर 2 का केवल 1/3 कवर किया है क्योंकि लेक्चर 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा बड़ा है। मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था। तो अब तक केवल 33% ऑफ द टोटल लेक्चर कंप्लीट हुआ है, अभी भी मोर देन 66% बाकी है। तो अब लेक्चर 2 का जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो हम इसी वीडियो के यानी लेक्चर 2 के पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2। ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और ऐसे ही डेली इन्फॉर्मेशन के लिए और स्टॉक मार्केट के वैल्यूएबल कंटेंट के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो। दिस इज मोहित लांबा साइनिंग।